हेलो, माय नेम इज़ रजत एंड आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस न्यू वीडियो में। एंड जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड के हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिलहाल एलएनएम यूनिवर्सिटी में अभी पेपर चल रहा है, तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जिन भी स्टूडेंट्स का हमारा सब्जेक्ट होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं एंड शुरू से लेकर लास्ट वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है? और ये सारे हमारे जो है ना इम्पोर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ओके, पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ अपलोड कर। संचार का मुख्य जो उद्देश्य होता है, आखिर होता क्या है? मनोरंजन, ज्ञान अर्जन, सूचना का आदान प्रदान या परीक्षा देना। तो देखो, ये हमारा सूचना का आदान प्रदान होता है। मैंने ए ने बी को बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, बी ने ए को इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो ये क्या है? अगर ए को बोलना है तो बी को बोलेगा, बी को बोलना है तो ए को बोलेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? बात का इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक? इन्फॉर्मेशन जो होता है उसका आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होता है। व्यावसायिक संचार का जो मुख्य माध्यम है कौन-सा है? व्यावसायिक संचार यानी बिज़नेस कम्युनिकेशन। उसका मुख्य जो माध्यम है हमारा वो है औपचारिक पत्र, ठीक है? ऑप्शन में दिया फेसबुक, औपचारिक पत्र, कविता, नृत्य और राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा औपचारिक पत्र, ठीक है? संचार की प्रक्रिया में निम्न में से कौन-सा जो है घटक शामिल नहीं होता है? प्रेषक, माध्यम, पुस्तकालय, संदेशी। देखो, संदेशी हमारा प्रेषक भी होता है, माध्यम होता है, पुस्तकालय जो है ये शामिल नहीं होता है घटक में, फैक्टर में, ठीक है? रजत कॉमर्स पुपड़ी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक करते रहो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी स्टूडेंट्स आपके हैं वहाँ शेयर करो वीडियो को। फीडबैक, प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? फीडबैक आखिर होता क्या है? तो संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, संदेश का उत्तर देना, कोई उत्तर। देखो, रिसीवर हो गया हमारा संदेश प्राप्त करना, संदेश भेजना हमारा हो गया सेंडर, ठीक है? कोई भेजता है संदेश, जैसे ए ने हम क्या किया, भेजा बी को पत्र, ठीक है? भेजा, तो ए हमारा यहाँ पर सेंडर हो गया एंड बी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर, ठीक है? तो ए ने बी को दिया, तो ये और बी के तरफ से जो हमारा उत्तर आएगा वो उसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो राइट आंसर हमारा होगा संदेश का उत्तर देना, ठीक है? यदि संदेश अस्पष्ट और सटीक ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बेहतर संचार, गलतफहमी, ज़्यादा लाभ, समय की बचत। अगर अस्पष्ट नहीं होता है, इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जो बात रखनी थी वो नहीं हो पाता है, तो फिर गलतफहमी पैदा होती है। तो राइट आंसर हमारा होगा उत्तर बी। गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? भाषण, टेलीफ़ोन, हाव-भाव, ईमेल। ईमेल, टेलीफ़ोन, भाषण ये सब हमारा नहीं होगा। हाव-भाव यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्चर। क्या बोलते हैं? गेस्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल किस प्रकार का जो है ना हमारा माध्यम, संचार माध्यम है? तो ईमेल जो है हमारा लिखित संचार माध्यम है। कौन-सा? लिखित। ऑप्शन नंबर बी लिखित। निम्न में से कौन-सा संचार का अवरोधक नहीं है? यानी कि अवरोधक, भाषा में अंतर, शोर, अस्पष्ट संदेश, तनाव। शोर हमारा क्या है? रोधक है। भाषा में अंतर ये भी रोधक है। तनाव, स्ट्रेस रहा है तो ये भी अवरोधक है। क्या नहीं है? तो अस्पष्ट संदेश, ये हमारा अवरोधक नहीं है। संस्कृति का मुख्य घटक कौन सा है? मौसम, रीति रिवाज, परंपराएं, जलवायु, पर्वत। रीति रिवाज और परंपराएं, ऑप्शन नंबर बी। आगे, भाषा किस प्रकार का जो है ना सांस्कृतिक घटक है? तो ये हमारा होगा अमूर्त, ठीक है, इंटेंजिबल। संस्कृति का जो है ना कौन सा घटक सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है? कला, भाषा, मूल्य और मान्यताएं, भूगोल। मूल्य एवं मान्यताएं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोक कला और शिल्प किस संस्कृति घटक का उदाहरण है? भौतिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा भौतिक। निम्नलिखित में से किसे संस्कृति के प्रतीकात्मक घटक यानी सिंबॉलिक कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है? भाषा को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भाषा। अंतर सांस्कृतिक संचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? केवल भाषा सिखाना, संस्कृति को बदलना, विभिन्न संस्कृतियों के बीच प्रभावी संवाद करना, समान संस्कृति बनाना, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा विभिन्न संस्कृतियों के बीच प्रभावी संवाद करना, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या होगा? सी। निम्न में से कौन सा अंतर सांस्कृतिक संचार में बाधा हो सकती है? तो भाषा का अंतर जो है ना, देखो, सांस्कृतिक समाज, समान मान्यता ये सब हो सकता है, साझा अनुभव। भाषा का अंतर जो है ना ये हमारा बाधा हो सकता है, इंटरकल्चरल। गैर मौखिक संचार में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? हाव भाव, टोन, लिखित, नेत्र संपर्क। तो लिखित, ठीक है, हाव भाव, गेस्चर, टोन, नेत्र संपर्क, आइज टू आइज,
लिखित दस्तावेज में ही नहीं हो सकता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है तो वो क्या करता है? जातीय केंद्रवाद यानी इथनोसेंट्रिज्म। हाई कॉन्टेक्स्ट संस्कृति की विशेषता क्या है? अप्रत्यक्ष संवाद व सांकेतिकता। ठीक है। आगे हमारा अंतर संस्कृति संचार में सांस्कृतिक सदमे यानी कल्चरल शॉक का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति नई संस्कृति में असहज महसूस करे। अंतर सांस्कृतिक संचार में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? यानी कि एलिमेंट। तो सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर सी। रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरियोटाइप का अर्थ क्या होता है? किसी समूह के प्रति पूर्व निर्धारित सामान्य धारणा। रूढ़िबद्धता किसका उदाहरण है? पक्षपाती सोच, बेस्ड थिंकिंग। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है? सभी महिलाएं भावुक होती है, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए। रूढ़िबद्धता का प्रभाव क्या होता है? समाज में भ्रांतियां फैलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रूढ़िबद्धता को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अन्य संस्कृति और विचारों के बारे में सीखकर। स्टीरियोटाइपिंग किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है। जब हम बिना किसी व्यक्ति अनुभव के किसी समूह के बारे में निर्णय लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रीजस्टिस। जब हम बिना किसी व्यक्ति अनुभव के किसी समूह के बारे में जब निर्णय लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह। सभी बुजुर्ग लोग तकनीक नहीं समझ सकते, यह किस प्रकार की सोच है? रूढ़िबद्ध सोच। ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है? अपनी संस्कृति को सबसे श्रेष्ठ मानना। इथनोसेंट्रिज्म का मुख्य प्रभाव क्या होता है? सांस्कृतिक भेदभाव और पूर्वाग्रह। ये बताए थे क्या? इथनोसेंट्रिज्म की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? पक्षपाती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म का प्रतिकूल प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक देखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संचार, यानी ऑप्शन नंबर सी। इथनोसेंट्रिज्म का सीधा विरोधी विचार क्या है? बहुसंस्कृतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जानकारी का स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दलाल राजा। प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो हमारा है फीडबैक। जब एक इंफॉर्मेशन को दूसरे मेंबर के पास जब शेयर की जाती है तो यहाँ से जो फीडबैक निकल के आता है तो वो दोनों के लिए ना समझ के मतलब ये भी समझे, ये जो बात बोलना चाह रहे थे दूसरों को वो दूसरे भी समझ गए। इस तरीके का हमारा फीडबैक जब जाता है ना तब पता लग जाता है कि हाँ वो अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर दिया है। ठीक है। संचार की प्रक्रिया में जो नॉइज़ होता है उसका प्रभाव क्या होता है? तो संचार को बाधित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी संचार में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। सिंपल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए एंड अंडरस्टैंड हो जाए दूसरे पर्सन को, वो भी रहना चाहिए। गैर मौखिक संचार का उदाहरण कौन है? तो हाव भाव, गेस्चर। प्रभावी संचार में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? सुनने की कला, लिसनिंग स्किल। प्रभावी संचार में प्रेषक का मुख्य कार्य क्या होता है? संदेश को कोड करना और भेजना। प्रभावी संचार में फीडबैक का अर्थ है उत्तर या प्रतिक्रिया। नेटिक्यूट का अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन संचार के शिष्टाचार के नियम, ऑप्शन नंबर सी। कैप्स लॉक में लिखना क्या दर्शाता है? चिल्लाना या गुस्साना। एटिक्यूट का पालन क्यों आवश्यक है? सकारात्मक और सम्मानजनक संवाद के लिए। ऑनलाइन फोरम में दूसरे के विचारों की आलोचना कैसे की जानी चाहिए? विनम्र और तथ्यों के आधार पर। यदि कोई ईमेल का उत्तर नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए? तो शांति से रिमाइंडर भेजना। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उम्मीदवार की योग्यता और व्यवहार का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी। साक्षात्कार की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर सी। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर। साक्षात्कार के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? डी, अनेक।
थैंक यू कहना साक्षात्कार का हिस्सा कब होता है? यानी अंत में, लास्ट में कोई भी चीज़ अगर डन हो जाती है तो थैंक यू बोला जाता है। निमंत्रण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी को किसी कार्यक्रम में आने का आग्रह करना। निमंत्रण पत्र कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, स्पष्ट और विनम्र। छोटा, स्पष्ट भी, क्लियरनेस रहे, क्लैरिटी रहे और विनम्र। ठीक है, आराम से कि हाँ आपको इस वेन्यू जगह पे आना है, फंक्शन है कोई भी वगैरह वगैरह। निमंत्रण पत्र में अनिवार्य रूप से क्या शामिल होता है? कार्यक्रम और का समय, स्थान और तिथि। निमंत्रण पत्र में आप सादर आमंत्रित है, किसका उदाहरण है? औपचारिक भाषा यानी ऑप्शन नंबर सी का। डॉक्यूमेंटेशन का क्या अर्थ होता है? जानकारी को लिखित रूप से क्या करना? लिखित रूप में संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंटेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जानकारी का संग्रह और संरक्षा। किस प्रकार की जानकारी डॉक्यूमेंटेशन में शामिल नहीं होती? तो व्यक्तिगत विचार यानी पर्सनल जो भी हमारी विचार होती है वो। ब्लॉग क्या होता है? एक वेबसाइट है जो नियमित रूप से क्या करता है? लेख या सामग्री को प्रकाशित करती है। ब्लॉग लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विषय की समझ और पाठक से जुड़ाव। ब्लॉग पोस्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट, सिंपल और क्लैरिटी के साथ। ब्लॉग में एसईओ का मतलब क्या होता है? किसी में एसईओ का मतलब होता है क्या कि खोज इंजनों में बेहतर रैंक दिलाना। यूट्यूब पे भी एसईओ का हमारा यही होता है काम कि आपको अच्छे से रैंक दिलाना, वीडियो को रैंक कराना, एसईओ कहलाता है। ब्लॉग के लिए टाइटल कैसा होना चाहिए? आकर्षक, स्पष्ट और विषय से संबंधित। ब्लॉग लिखते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? पाठकों की ज़रूरत और रुचि। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे एमसीक्यू थे वो करा दिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये हमारा चैनल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा।